नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने अभी तक पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और उस आंदोलन के दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जैसा कि आपने देखा कि जो अंग्रेजों की नीति रहती है कि जितने भी दल हैं सभी को वह अपने द्वारा निर्धारित करके अर्थात सबका वह चुनाव करते हैं कि किसको इसमें शामिल होना है और बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग सब आइए, क्योंकि आप लोगों को समस्याएं होती हैं कि हम सब जो साइमन कमीशन लाए हैं और इस तरह से जो भी हम नियम बनाते हैं तो आप लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो आइए हम एक गोलमेज सम्मेलन करते हैं और उसमें सभी लोग बैठकर उस पर विचार विमर्श करते हैं, बातें करते हैं और आने वाला जो संविधान हम लागू करने जा रहे हैं उस संविधान पर भी बातें करते हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या इसमें नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपनी बातें रखिए, तो उस बातों पे हम चर्चा करेंगे और फिर जो भी होगा करेंगे। कहते तो यही है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं रहता। इनका उद्देश्य रहता है कि जो छोटे दल हैं अर्थात जो छोटे छोटे दल रहते हैं उन दलों को एक बराबर में बैठाना चाहते हैं और एक बराबर में बैठाकर वह कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उस समय रहती है, वह राष्ट्रीय पार्टी रहती है, उसका प्रभुत्व रहता है। तो जो अंग्रेज रहते हैं वह कांग्रेस के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो उसमें सभी पार्टियों सभी को बुलाते हैं और आपने देखा होगा कि उसमें मोहम्मद अली जिन्ना लीग की तरफ से मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल होते हैं और 2 महिलाएं शामिल होती हैं और अंबेडकर जाते हैं और देसी रियासत के सदस्य जाते हैं, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य रहते हैं। तो इस तरह से 89 सदस्य जो प्रतिनिधि रहते हैं वह भाग लेते हैं। और जब वहाँ पे चर्चा होती है तो सब लोग अपनी अपनी मांगे रखते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति है उसके लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए, उनकी सैनिक में नियुक्ति होनी चाहिए सेना में। और मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हमारी जो 14 सूत्री मांग है उसको उस पर अमल किया जाए, उसको माना जाए। जो देसी रियासत रहते हैं वह कहते हैं कि हमको मंत्री जो भी सदन है उसमें अच्छा खासा प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि सबकी अलग अलग अपनी मांगे होती हैं और जो अंग्रेज रहते हैं वह यही चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि सबकी जो मांगे हैं वह अलग अलग हो और इसके बाद इन लोगों में मतभेद होगा और जब मतभेद होगा तो ये लोग अलग अलग जाएंगे और फिर हमको आसानी होगी। क्योंकि उनको ये भी डर रहता है कि कहीं अगर सभी लोग एक होकर के किसी एक मुद्दे की ओर चल दिए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से बस एक दूसरे को लड़ाने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन बुलाते हैं। और जब बुलाते हैं तो प्रथम सम्मेलन में जैसा कि आपने देखा है कि सबकी अलग अलग मांगे होती है, तो वहाँ पर बात बन नहीं पाती और विवाद की स्थिति आ जाती है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो फिर जो लॉर्ड इरविन रहता है तो फिर वह कहता है कि अब इसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाएगा। और उसमें जो सप्रू रहते हैं, तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर, तो इनके सलाह से यह कहते हैं कि आप पहले गांधी जी को रिहा करिए और उनसे वार्ता करिए, तब कुछ आगे बातें होंगी। तो फिर गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है और उस तरह का माहौल बनाया जाता है कि हम कांग्रेस के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इरविन रहता है वह सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि कांग्रेस पार्टी भी आए, शामिल हो और इसमें अपना विचार रखे। और इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट होता है जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। और उसके बाद जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो उसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अपनी कुछ शर्तें रखते हैं और जो इरविन रहता है वो अपनी शर्तें रखता है। तो इस तरह से दोनों को बीच बातें बनती हैं और फिर वह पैक्ट सफल होता है और उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। तो आइए देखते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसे कि दिल्ली समझौता कहते हैं, तो वह क्या था। गांधी
इरविन गांधी इरविन पैक्ट। यह कब होता है? ये 5 मार्च 1931 को हुआ। यह 5 मार्च 1931 को हुआ। और यह क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन रहता है वह असफल हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन असफल होता है। असफल होता है तो इरविन जो रहता है, लॉर्ड इरविन कांग्रेस को शामिल करने की घोषणा करता है। कांग्रेस को शामिल करने की घोषणा करता है। घोषणा करता है। और इसके बाद फिर तेज बहादुर सप्रू तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी को रिहा किया जाता है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब तक आप गांधी जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक बात कुछ बनेगी नहीं, तब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी गोलमेज सम्मेलन में। रिहा किया जाता है। और इस तरह से गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो फिर लॉर्ड इरविन जो रहता है वह कहता है कि कांग्रेस को भी इसमें शामिल किया जाए। और कांग्रेस तो ऐसे शामिल होने को नहीं रही, क्योंकि उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता रहता है। तो जो तेज बहादुर सप्रू तथा MR जयकर रहते हैं, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये लोग भाग लिए रहते हैं, तो यह लॉर्ड इरविन को सुझाव देते हैं। कहते हैं कि आप पहले गांधी जी को रिहा करिए, और जब तक गांधी जी को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकती है। तो गांधी जी को इनके प्रयत्नों के द्वारा जेल से रिहा किया जाता है। और जब जेल से रिहा किया जाता है तो फिर होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। तो जब यह होता है तो जो सरोजनी नायडू रहती है, सरोजनी नायडू ने गांधी तथा
गांधी जी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, दो महात्मा कहा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के समय और किसने महात्मा गांधी तथा इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी? तो वह था गांधी इरविन पैक्ट के समय, जिस समय जो सरोजिनी नायडू रहती, इन्होंने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। महात्मा का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा, महात्मा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिनके द्वारा कभी गलतियां नहीं होती, गलती होने की संभावना बहुत नाम मात्र रहती है, बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरह से इन्होंने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा। और उसी समय जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, विंस्टन चर्चिल, ये हमेशा विवादित बयान देते रहते थे और इसीलिए चर्चा में रहते थे। इन्होंने कहा कि गांधी तथा इरविन की जो वार्ता है सही नहीं है। गांधी तथा इरविन वार्ता सही नहीं। इन्होंने कहा कि गांधी के साथ इरविन की जो वार्ता है यह सही नहीं, यह उचित नहीं है। और इस तरह से इन्होंने गांधी जी को एक राजद्रोही फकीर कहा। इन्होंने गांधी जी को राजद्रोही फकीर कहा। इन्होंने कहा कि गांधी जी राजद्रोही फकीर हैं। और इस तरह से इन्होंने कहा कि जो गांधी जी है यह इंग्लैंड के जो सम्राट है उनके सम्मुख बैठकर बात करने योग्य नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई वो इंग्लैंड के सम्राट हैं और गांधी जी एक नाम मात्र के व्यक्ति हैं, यह उनके सामने बैठकर बात करने योग्य नहीं, यह मानना था विंस्टन चर्चिल का। तो यह पूछा जाता है कभी कभी कि यह जो स्टेटमेंट है यह किसने कहा था? तो इन्होंने कहा कि सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर, सम्राट के जो प्रतिनिधि जो कि इरविन था, तो इन्होंने कहा कि जो सम्राट का प्रतिनिधि है उसके सम्मुख बैठकर बात करने लायक गांधी जी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इरविन ने कहा, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी सम्राट के प्रतिनिधि के बराबर बैठकर बात करने योग्य नहीं है। तो यह कथन था विंस्टन चर्चिल का, जिन्होंने कहा कि जो गांधी तथा इरविन की वार्ता है वह सही नहीं है और गांधी जी को इन्होंने एक राजद्रोही फकीर की संज्ञा दी तथा इन्होंने कहा कि गांधी जी सम्राट का जो प्रतिनिधि है लॉर्ड इरविन, उसके सामने, उसके बराबर में बैठकर बात करने के योग्य नहीं है। यह हमेशा गांधी जी का विरोध करते थे। तो इस तरह से जब वार्ता होती है तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं जो कि सरकार ने स्वीकार किया। तो यहाँ पे आप उसको देखेंगे कि शर्तें जो सरकार ने स्वीकार किया, शर्तें जो सरकार ने स्वीकार किया।
तो क्योंकि जब इरविन पैक्ट होता है तो उसमें भाई गांधी जी अपने कुछ शर्तें रखते हैं, तो वह कौन-कौन सी शर्तें हैं जिसको कि जो अंग्रेज सरकार रहती है वह स्वीकार करती है, तो उन्हीं शर्तों को हम लोग देखेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि पहली जो शर्त थी कि जो नमक कानून था उसको समाप्त किया जाए। भाई जो आंदोलन था वह इसी पे चल रहा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका जो दूसरा नाम था वह नमक सत्याग्रह था। तो गांधी जी ने कहा कि जो नमक पर आप लोग कानून बनाए, इस कानून को खत्म करिए। तो इरविन ने कहा कि देखिए, पूरी तरह से तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस कानून को थोड़ा हम बदल सकते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ रियायत दे सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम अगर जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वहां पे वह नमक बना सकते हैं तो नमक को बनाए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, उस नमक को बेच नहीं सकते, अर्थात व्यापार नहीं कर सकते। उसने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि आप अपने यूज के लिए नमक तो बना सकते हैं, लेकिन नमक का जो व्यापार है वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसने नमक कानून में थोड़ा सा सुधार किया, नमक कानून को खत्म नहीं किया। तो पहली जो शर्त थी वह थी, पहली जो शर्त होती है नमक कानून के लिए, नमक कानून के लिए तो उसने कहा कि अपने उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं, अपने उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते, इसे बेच नहीं सकते, अर्थात उसने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसने कहा कि भाई आप अपने यूज के लिए नमक तो बना सकते हैं, अगर आप हैं समुद्र के किनारे, आप वहाँ पे निवास करते हैं तो आप नमक बना सकते हैं, लेकिन आपको उसको बेचने का अधिकार नहीं है। वह जो भी व्यापार करेगी वो सरकार करेगी, आपको व्यापार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी जो बातें होती हैं, तो दूसरी जो शर्त रहती कांग्रेस की वह रहती है कि सभी राजनीतिक बंदियों को, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। तो इरविन कहता है ठीक है, हम सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगे, लेकिन उन बंदियों को नहीं रिहा करेंगे जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा हो। तो इस तरह से उसने कहा था कि जो हिंसा के आरोपी हो, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा हो, तो ऐसे बंदियों को हम रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि जो चंद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, तो इनके ऊपर हत्या तथा हिंसा का मुकदमा था। और यही कारण होता है कि जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उस समय गांधी जी का बहुत विरोध होता है, क्योंकि लोगों का मानना रहता है कि इस समय जो कांग्रेस है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, तो सरकार इसमें दबाव में है। अगर गांधी जी इनकी रिहाई की मांग करते, अपनी बातों को रखते, तो हो सकता है सरकार मान जाती। और इसी कारण गांधी इरविन पैक्ट जब होता है तो वहां पे गांधी जी का बहुत विरोध होता है, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए। भाई अगर आप सोचेंगे तो सही बात भी है, क्योंकि गांधी जी के हक में नहीं था, गांधी जी का बस यह था कि गांधी जी का कहना था, लेकिन मानना ना मानना वो इरविन के पक्ष में था। और इस तरह से उसने कहा था कि ठीक है,
हम उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे जिनके खिलाफ कोई हिंसा तथा हत्या का मुकदमा नहीं, बाकी जिनके खिलाफ हिंसा तथा हत्या का मुकदमा है उन राजनीतिक बंदियों को हम रिहा नहीं करेंगे, जिसमें कि भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इस तरह के बंदी थे। तो यहाँ पे रिहा जाए। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जिनके खिलाफ हिंसा तथा हत्या का आरोप न हो। तो इस तरह से उसने कहा कि जिसके खिलाफ हिंसा तथा हत्या का आरोप नहीं होगा उन सभी राजनीतिक बंदियों को हम रिहा कर देंगे। और गांधी जी ने जो तीसरी मांग रखी, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं तो उनकी नौकरियां फिर से वापस की जाए। तो उसने कहा, जो इरविन था उसने कहा ठीक है, जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान नौकरी छोड़ दी है, उनको पुनः रखने का विचार करेगी। उनको पुनः रखने का विचार किया जाएगा। हालांकि यह करता नहीं, लेकिन हाँ उसमें इरविन मान लेता है कि ठीक है, जो लोग नौकरी छोड़ दिए हम उनको फिर से कोशिश करेंगे कि इनको रखने के लिए विचार किया जाएगा। और अगली जो बात होती है कि क्योंकि उस समय क्या था कि जो नशीले पदार्थ थे, जैसे शराब था, अफीम थी, तो इनकी दुकानों के सामने, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि जो भी नशीले पदार्थ है, इन नशीले पदार्थ की दुकानों को बंद करने के लिए उनके सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें यह भी मांगे रखी जाती है। तो लेकिन इरविन कहता है कि एक निश्चित समयावधि में आप धरना दे सकते हैं, हमेशा नहीं दे सकते कि दुकान को चलने ही ना दे, सारी मार्केट आप बंद कर दें। तो जो धरना देने का समय था उसने निर्धारित किया कि एक निश्चित समयावधि में आप इन दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। लेकिन वो भी उचित नहीं था, भाई जब दुकान खुली है तभी धरना देंगे, तभी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब पता चला कि आप शाम को 9 बजे सुबह 7 बजे तक धरने का कर दीजिए, उसमें कोई रहता ही नहीं, तो फिर धरना देने का फायदा क्या। तो इस तरह से उसने अपनी भी कंडीशन लगानी शुरू कर दी। उसने कहा कि विदेशी वस्त्रों, शराब, अफीम की दुकानों के सामने एक निश्चित समयावधि में धरना दे सकते हैं।
तो उसने टाइम निर्धारित कर दिया कि भाई देखो, आप हमेशा धरना नहीं दे सकती, एक समय हम बता दे रहे हैं, आप उस समय अवधि के अंदर आप उन दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। तो यह उसकी चाल थी, क्योंकि भाई जब दुकान खुली है तो जब आप वहां पे धरना देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे समय पे उसने निर्धारित किया कि जब दुकानें बंद है, वहां पे कोई है ही नहीं, तो फिर धरना देने का फायदा क्या? आप वहां पे जाके फालतू चिल्लाएंगे तो उसका आपको कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो जो भी शर्तें इरविन ने मानी, तो उसने उसमें भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और इस तरह से, और जो इतनी शर्तें तो उसने मान ली कांग्रेस की, अब कांग्रेस के सामने भी उसने अपनी शर्तें रखी जो कि कांग्रेस ने उसको माना। तो उसमें पहला क्या था कि उसने कहा कि पहली बात आप करिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आप इसको बंद करिए। तो भाई गांधी जी की जब वो शर्तें माना कुछ, तो फिर इनको भी माननी पड़ेगी। तो इन्होंने इसकी पहली शर्त मानी कि ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं अभी। तो आगे आप देखेंगे कि शर्तें जो कांग्रेस ने मानी, शर्तें जो कांग्रेस ने मानी, तो कांग्रेस ने कौन कौन सी शर्तें मानी सरकार की? तो पहली जो शर्त थी, कांग्रेस, इरविन ने कहा कि कांग्रेस जो पहला काम करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दे। और दूसरी शर्त जो रखी वह सरकार, तो उसने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और तीसरी शर्त जो इरविन ने रखा, उसने कहा कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद करें। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद करें। और चौथी जो शर्त रखी उसने कहा कांग्रेस, चौथी शर्त क्या थी कि कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग ना करे। निष्पक्ष जांच की मांग ना करे। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि जब धर्षणा कांड होता है तो उस समय क्या होता है कि जो भी सत्याग्रही रहते हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा निहत्थे सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, और वहां पे लगभग 200 से 250 सत्याग्रही मारे जाते हैं। तो कांग्रेस इसकी जांच निष्पक्ष कराने की मांग करती है। तो इरविन कहता है कि नहीं, आप पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर हम पुलिस कार्रवाई की इस तरह से निष्पक्ष जांच करने लगेंगे तो फिर हम शासन प्रशासन कैसे चलाएंगे, कैसे व्यवस्थाओं को मेंटेन करेंगे। तो उसने शर्त रखा कि कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगा। तो इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें कि कुछ सरकार ने शर्तें स्वीकार की और कुछ अपनी शर्तें भी उसने रखी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद करे, और चौथी बात रखी कि कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष मांग नहीं करेगी। तो इस तरह से जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उसी समय, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, और उस गांधी इरविन पैक्ट में जो भगत सिंह रहते हैं, राजगुरु रहते हैं, सुखदेव रहते हैं, तो उनकी रिहाई की मांग उसमें की जाती, लेकिन वह मांग पूरी नहीं होती। और 23 मार्च, तो इस तरह से आपने देखा कि क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसके कुछ दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाती है। और जब इन क्रांतिकारियों को फांसी होती है तो जो कांग्रेस के कुछ लोग रहते हैं और जो भी जनता रहती है वह गांधी जी का बहुत विरोध करती है, वह गांधी जी से गुस्सा होती है, कहती है कि अगर जब मौका मिला था तो क्यों नहीं इन क्रांतिकारियों को रिहाई की मांग की गई। लेकिन वहां पे परिस्थितियां कुछ और थी, गांधी जी ने कहा था लेकिन बातें नहीं मानी गई। तो जब उस समय कराची का विशेष अधिवेशन 25 मार्च 1931 को होता है तो वहां पे गांधी जी का बहुत विरोध होता है, और गांधी जी को वहां पे गांधी गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, गांधी जी को बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन गांधी जी ने वहां पे कहा था कि तो इस तरह से आपने देखा कि जब कराची का अधिवेशन होता है तो वहां पे गांधी जी के खिलाफ सब हो जाते हैं और गांधी जी के खिलाफ गांधी गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कराची अधिवेशन में गांधी जी का बहुत विरोध होता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वह आयोजन अधिवेशन संपन्न होता है। तो गांधी जी ने वहां पे कहा कि गांधी तो मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। और वहां पर भी कराची अधिवेशन में जब गांधी जी रहते हैं तो वहां पर भी गांधी जी ने कहा कि अभी भी कांग्रेस का जो लक्ष्य है वह अहिंसा के साथ है। तो इस तरह से गांधी जी ने वहां पे अपने विचार रखे और फिर कराची अधिवेशन संपन्न होता है। तो जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है, तो फिर जो अगला अधिवेशन होता है गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, तो उसमें कांग्रेस भाग लेती है। और होता पहले क्या कि उसमें गांधी जी जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बाद में जरूरत पड़ी तो फिर और लोग भी उसमें जाके भाग ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम गोलमेज का द्वितीय सम्मेलन जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक बेहतर क्लास में।